गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिद्धार्थ एजुकेशन आपके लाइव ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़े थे केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था CFC बनाने की विधि पढ़ी हमने। ठीक है, और जो CFC है, ठीक है, उनका नामकरण पढ़ा है कि कैसे कैसे हम इनका नाम लिखते हैं। इसके बाद हम देखें जो CFC है उसका यूज कहाँ किया जाता है। जो CFC उसका यूज पढ़ेंगे और जो वातावरण है उस पर CFC का क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो चीज पढ़ के हम जो बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट DDT व BSC ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और अपना लेसन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आज। तो आज के लेक्चर में हम अपने लेसन को क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। और इससे पहले हम अब बता दें आपको हम क्या पढ़ रहे हैं। CFC बनाने की विधि हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब इसके यूज पढ़ेंगे। हालांकि यूज नहीं आते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा जो CFC है इसके यूज क्या है हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अक्रिय विलायक के रूप में आज इसका यूज करते हैं। अक्रिय विलायक के रूप में इसको यूज करते हैं। इसके बाद में देखिएगा जो रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर, हाँ जी, रेफ्रिजरेटरों में AC वगैरह, एयर कंडीशनरों, ठीक है, और जो बड़े बड़े शीत संग्रहगार हैं जहां पे, हाँ जी, कूलिंग की आवश्यकता होती है, शीत संग्रहगारों में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो CFC है मुख्य यूज किसमें किया जाएगा, अक्रिय विलायक के रूप में। विलायक का मतलब समझ गए होंगे आप, जिसमें विलय घुलता हो। हाँ जी, नेक्स्ट है तो अक्रिय विलायकों में अक्रिय विलय ही घुलते हैं, ध्यान रखेंगे। रेफ्रिजरेटरों में, ठीक है, एयर कंडीशनरों में और शीत संग्रहगारों में CFC का यूज किया जाता है। इसके बाद में, हाँ जी, एक नाम और सुनाऊंगा, एरोसोल नोदक। हाँ जी, एरोसोल नोदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा एरोसोल नोदक का मतलब क्या है। हाँ जी, आपने मक्खी, मच्छर, खटमल वगैरह आदि को मारने के लिए जो स्प्रे लेके आते हैं, हाँ जी, वो क्या है आपका एरोसोल नोदक है। ठीक है, तो एरोसोल नोदक में भी किसका यूज करते हैं हम, CFC का यूज करते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है क्या, CFC का उपयोग। ठीक है, हालांकि इतना उपयोगी नहीं था, इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा कि CFC का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके। हाँ जी, क्या पॉइंट अपना CFC का वातावरण पर प्रभाव, CFC का वातावरण पर प्रभाव बिल्कुल इजी है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है जैसे पर्यावरण का पॉइंट हो। हाँ जी, CFC का वातावरण पर प्रभाव देखने वाले हैं हम, ध्यान रखिएगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाँ जी, वो वातावरण को कैसे इफेक्टिव करता है, कैसे प्रभावित करता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो पहले समझेगा, सबसे पहले हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है जो ओजोन परत को है सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला, हाँ जी, पदार्थ कौन सा है या कौन सी गैस है, CFC है। ये ओजोन परत को क्या कर देती है, धीरे धीरे नष्ट कर देती है, अपचित कर देती है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक जो भी UV किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, समझिएगा। हाँ जी, CFC कहां से निकल के जा रही थी, बड़े बड़े शीत संग्रहगार है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वहां से रिलीज हो रही थी कौन सी गैस, CFC गैस। अब CFC गैस से, हाँ जी, क्षोभ मंडल से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, समताप मंडल में पहुंचने वाली है। जो CFC गैस है वो कहां पहुंचेगी, समताप मंडल में, और समताप मंडल में जो ओजोन परत है, ठीक है, वहां तक पहुंच जाएगी। अब इसके बाद में, हाँ जी, जो CFC है सूर्य के प्रकाश में टूट कर एक क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती है, और वो क्लोरीन जो मुक्त मूलक है ओजोन के साथ रिएक्शन करके, हाँ जी, ओजोन को क्या कर देता है, धीरे धीरे अपचयित कर देता है। ठीक है, और ये भी याद रखना, जो हमारे जीवन रक्षक छतरी है कौन, ओजोन परत। हमारे जीवन रक्षक छतरी कौन, ओजोन। जैसे आपके पास छत्ता होगा, ठीक है, और आप गर्मियों के समय, हाँ जी, छत्ते का यूज करते हैं तो आपको छाया प्रदान करता है छतरी। इसी प्रकार वो भी हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है, हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। कौन, ओजोन गैस या ओजोन परत। ठीक है, अब देखिएगा जो ओजोन परत है वो क्या करती है,
सूर्य से आने वाली 95% यूवी किरणें, ठीक है, उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। पृथ्वी पर तो सिर्फ कितनी पहुंच पाती है, हाँ जी 4-5% पहुंच पाती है, ध्यान रखना। यदि 4-5% से भी ज्यादा हो जाए पृथ्वी पर यूवी किरणों का आधिक्य, ठीक है, तो कौन कौन से नुकसान होंगे, ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यूवी किरणों के आधिक्य से, हाँ जी, पृथ्वी पर होने वाली हानियां लिखिए, कौन कौन सी हानियां हैं या कैसे प्रभावित करती हैं पृथ्वी की सतह को यूवी किरणें, ये आ सकता है आपके, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे। देखो ये आपका सूर्य है, समझने की कोशिश करना आप, ये क्या है, सूर्य है, और ये मान लिया अपनी पृथ्वी है। कौन है ये पृथ्वी है, हाँ जी, ये अपने कौन है, पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा। और मैंने यहाँ पे ये मंडल बना दिया, कौन सा मंडल है ये है समताप मंडल है। समझेगा क्या कर रहा हूं, समताप मंडल है, समताप मंडल है, ये याद रखना। हाँ जी, अब यहाँ पे आपके फ्रिज वगैरह लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, फ्रिज, और यहाँ से जो गैस जा रही है, हाँ जी, वो कहाँ पहुंच गई, समताप मंडल में पहुंच चुकी है। हाँ ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे जो परत बनी हुई है, ये किसकी परत है भाई, हाँ जी, ये ओजोन परत है, ओजोन गैस, हाँ जी, ओजोन परत, ओजोन परत, हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3 हो जाएगा। अब देखो होने वाला क्या है, सूर्य से कौन सी किरणें आ रही हैं, सबको पता है, यूवी, हाँ जी, HNU, ठीक है, IR, ये सारी किरणें है ना, सूर्य की जो किरणें हैं उनमें कौन कौन सी किरणें, IR, V है, U है, फोटोन है, ये सारी कहाँ आने वाली है, पृथ्वी की सतह पे आने वाली है। लेकिन बीच में एक परत बन रही है, कौन सी, समताप मंडल में किसकी परत, ओजोन परत बन रही है। अब देखिएगा ये ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित है, और सूर्य से आने वाली जितनी भी ये हानिकारक किरणें हैं उनको 95% तो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नीचे पृथ्वी की सतह पर कितनी आ पाई है, मात्र 5%। उनमें से कुछ किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, कुछ किरणें आर पार निकल जाती है वस्तुओं के, पदार्थों के, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो देखो होने वाला क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को समताप ओजोन परत 95% क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे नीचे कितनी आ पाएंगी, मात्र 5% ही आ पाएंगी, कर सकते हैं। यदि यूवी किरणों की अधिकता 5% से ज्यादा हो जाए तो कौन कौन से नुकसान और होने वाले हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखिएगा इसी तरह से आपको अनुमान लग गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वातावरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। दोबारा बता रहे हैं, ये अपनी धरातल थी, और धरातल पर बड़े, हाँ जी, आरामदायक काम हो रही है। यहाँ पे शीत संग्रहगार है, ठीक है, AC वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है। यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, CFC गैस वातावरण में जा रही है, और वातावरण सीधी कहां पहुंच जाएगी, समताप मंडल में। और समताप मंडल में देखना जो ओजोन है, हाँ जी, वो 90% ओजोन है, ध्यान रखना। क्या कहा, समताप मंडल में 90% ओजोन गैस है, समताप मंडल में 90% क्या है, ओजोन गैस है। अब ये ओजोन गैस क्या करेगी, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को एब्जॉर्ब करेगी, और मात्र कितनी परसेंट आ पाएंगे नीचे, 5% ही आ पाती है, ध्यान रखिए। तो इसके आधिक्य से कौन सा नुकसान होगा, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले ध्यान रखिएगा, जो एबीसीडी में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्या, हाँ जी, ओजोन गैस को कौन सी गैस सर्वाधिक अपचयित करती है, तो किसका नाम लिखेंगे आप, CFC का। अब देखो वो किस प्रकार से होता है, तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ जी, CFC जो आपका CFC था, हाँ जी, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, टूटने वाला है। तो मैं जैसे एक CFC ले लूं, कोई भी, जैसे मैं ले लिया CCl3F, हाँ जी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाँ जी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक का निर्माण करेगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक बाहर निकलेगा, तो क्या लिखूं, हाँ जी, Cl2, हाँ जी, और यहाँ पे क्या लिखा, F, हाँ जी, मुक्त मूलक प्लस फिर क्या लिखूं, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये चीजें बनी आपके पास। अब जो ये क्लोरीन मुक्त मूलक है, ओजोन के 1 लाख अणु को अकेला क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखो कैसे करेगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक किसके साथ रिएक्शन करेगा, ओजोन के साथ। हाँ जी, ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के साथ रिएक्शन करके इस ओजोन परत को क्या करेगा, नष्ट। हाँ जी, और क्या बना लेगा, ClO मुक्त मूलक, क्लोरीन ऑक्साइड मुक्त मूलक प्लस बाहर क्या हो जाएगा, O2 गैस। अब ये रुकेगा नहीं, हाँ जी, ये अभी तो वापस किसको चेंज करने वाला है, देखिएगा, ClO मुक्त मूलक प्लस फिर ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा, हाँ जी, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो क्लोरीन मुक्त मूलक, हाँ जी, प्लस 2O2। ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से
जिंदा और क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करके ClO बनाएगा। ठीक है, अब ये ClO ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और वापस क्या बने देगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये रिएक्शन आगे से आगे चलती रहती है। तो अकेला क्लोरीन जो मुक्त मूलक है, हाँ जी, क्लोरीन मुक्त मूलक कितने, एक क्लोरीन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, हाँ जी, ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी CFC। इस प्रकार से अपने वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है CFC, ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित मुख्य बातें, जैसे जो ओजोन गैस है पृथ्वी की सतह पर क्या होती है, जहरीली, लेकिन समताप मंडली में हमारी छतरी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, छतरी का। सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं उनको रोक रही है, क्या कर रही है, रोक रही है। ठीक है, और समताप मंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा है वो कितनी % दे रखी है, 90%। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कितना % रोक रही है, 95%। सिर्फ कितनी यहाँ पर ही है, 5%। और यदि पृथ्वी की सतह पर 5% CFC, ये कौन, यूवी किरणें पहुंच गई, ठीक है, आधिक्य हो गया यूवी किरणों का, तो पृथ्वी पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा देखिएगा कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है, हाँ जी, स्किन कैंसर। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, स्किन कैंसर। बहुत ज्यादा धूप आ रही है सीधी आर पार, जैसे दोपहर के टाइम 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के लगभग सीधी किरणें आती हैं तल पर। ठीक है, उनमें यूवी किरणें ज्यादा होती है, क्या होती है, यूवी किरणें ज्यादा होती है, हाँ जी। तो यूवी किरणें क्या करती है, बॉडी के आर पार निकलती है, जिससे स्किन कैंसर होगा। कौन सा रोग होगा, स्किन कैंसर। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर यदि यूवी किरणों के आधिक्य हो, पृथ्वी पर क्या काम ने, हाँ जी, पृथ्वी पर यूवी किरणों के आधिक्य, ये यूवी किरणें आधिक्य कहां से हो रही है, 95% तो ओजोन ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन 5% आ रही है, और 5% से ज्यादा हो गई। और वो ज्यादा कब हो, जब समताप मंडल में ओजोन ही नहीं हो। जब समताप मंडल में क्या नहीं हो, ओजोन परत नहीं हो, तो सीधी किरणें आएंगी, पूरी 100% आ सकते हैं नीचे। ठीक है, तो अब इस जो छतरी है उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है, हम लोग ही तो पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, यहां से क्या निकल रहा है, CFC। ठीक है, अब CFC से क्या बना, एक क्लोरीन मुक्त मूलक बना, और जो क्लोरीन मुक्त मूलक था अकेला, ठीक है, ओजोन के 1 लाख अणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। ठीक है, ओजोन परत में, जिसे यूवी किरणों की आधिक्य हो जाती है। और पृथ्वी पर यूवी किरण क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा रोग है, स्किन कैंसर है। इसके बाद में जो समुद्र में छोटे प्लावक के जीव हैं वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आंखों में मोतियाबिंद रोग होता है। कौन सा रोग होगा, मोतियाबिंद रोग होगा। और इसके अलावा हाँ जी, मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही कम हो जाता है। हाँ जी, अपने आप ही धीरे धीरे कई बीमारियों से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। हाँ जी, जानलेवा बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ जी, मुक्त मूलक क्या है सर, हाँ जी, ये कोई कमेंट है कि सर मुक्त मूलक क्या है। हाँ जी, कोई भी प्रजाति पर यदि कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। फ्री रेडिकल क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। यदि कोई भी प्रजाति पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलने वाले हम, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल है ये मध्यवर्ती कार्बोनाइन है। क्या है, इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। क्या है, मध्यवर्ती। और जो मध्यवर्ती प्रजाति हैं वो केमिस्ट्री में चलती है 6। हाँ जी, 6 कौन सी, कार्बोनाइन है, कार्बोरेनाइन है, बेंजाइन है, नाइट्रीन है, और आपका मुक्त मूलक है। ये 6 मध्यवर्ती प्रजातियां हैं। हाँ जी, उनमें से एक है मुक्त मूलक। ठीक है, ये 11th में हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, ये हो गया का CFC का प्रभाव वातावरण पर। पता चल गया होगा कि CFC का वातावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। हाँ जी, अब देखिएगा सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट कौन सी, हाँ जी, जो CFC के बाद में पॉइंट आता है जहां से फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में बहुत बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, और नीट एग्जाम में भी पूछा गया है, DDT से संबंधित कि DDT का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा है, DDT। हाँ जी, नेक्स्ट अपना आता है DDT। तो देखिएगा जो पॉइंट अपना DDT, हाँ जी, DDT। हाँ जी, नाम तो सबको ज्ञात होगा, क्या, डाई क्लोरो लिख सकते हैं आप, डाई क्लोरो
हाँ जी, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन ट्राइक्लोरो इथेन या जिसको हिंदी में एथेन बोलते हैं। हाँ, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम बनाते कैसे हैं। तो डीडीटी है वो क्या है, कीटनाशी है। क्या है, कीटनाशी है। कौन, डीडीटी, जिसका हाँ जी अपघटन नहीं होता, और अपघटन नहीं होने के कारण सरकार ने इस पर क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। ये ध्यान रखेंगे। तो जो इससे क्वेश्चन आता है वो बनाने की विधि से आता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपके 12th बोर्ड एग्जाम हो, चाहे और कोई कंपटीशन हो, हमेशा क्या आता है, डीडीटी के बारे में जो पूछता है। हाँ जी, 6ठी 7ठी क्लास में इसका पूरा नाम पूछ लेता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो देखिएगा जो बनाने की विधि हम कैसे बनाएंगे ये याद रखेंगे आप। तो क्या, यदि हाँ जी जब, या ये लिखे जब, हाँ जी जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आज कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, आज उपस्थिति में आज क्लोरल के साथ करवाई जाती है। बहुत बार पूछ लिया, नेट एग्जाम में पूछ लिया है, क्लोरल के साथ करवाई जाती है, क्लोरल के साथ करवाई जाती है। तो डीडीटी का निर्माण होता है, डीडीटी का निर्माण होता है। बहुत बार आ गया, हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में ये आता है। कौन, हाँ जी डीडीटी। तो ध्यान रखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ करवा रहे हैं, ये आया हुआ है, क्लोरल के साथ करवाई जाती है, तो डीडीटी का निर्माण होता है। और हमने क्लोरल पढ़ा था, ठीक है, और क्लोरल हाइड्रेट भी पढ़ा था, हमने ये दो चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो अपने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं भाई, कितने मोल, 2 मोल। ये कौन है, क्लोरोबेंजीन है। हाँ जी, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेना है। देखिएगा क्या कर रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, हम क्लोरल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और क्लोरल को आप सबको पता है यूं लिखते हैं, CCl3। क्या था, CHOCl3 ऐसे लिखते थे, CCl3CHO। ये कौन है, हाँ जी क्लोरल है। कौन है, क्लोरल। हाँ जी, मैंने रिएक्शन के लिए इसको यूं लिखा है। प्रेजेंस से क्या चल रही है, कंसंट्रेशन H2SO4 चल रहा है। क्या चल रहा है, कंसंट्रेशन H2SO4। अब देखो क्लोरो जो बेंजीन है, यहां से किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को, और बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ से H2। तो ये कार्बन किसके साथ में जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ में जुड़ेगा। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं यूं, हाँ जी ये क्लोरोबेंजीन अपनी, हाँ जी 2 मोल थे क्लोरोबेंजीन के, ये भी याद रखेंगे आप, Cl। हाँ जी, ये दोनों की दोनों किससे जुड़ रहे हैं, कार्बन से। कार्बन से और कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, और फिर कौन जुड़ रहा है, CCl3। हाँ जी, ये कौन हो गया अपना, DDT। अब देखो पूरा नाम देखो, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, तो डाइक्लोरो, फिर क्या रहा है, डाइफेनिल, फेनिल फेनिल 2 हो गई, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर क्या ट्राइक्लोरो, क्लोरीन कितनी है, 3 है, तो ट्राइक्लोरो, फिर कौन है, एथेन। ये कार्बन संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस प्रकार से हम डीडीटी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और पूछा गया है, हाँ जी क्लोरल मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, डीडीटी के निर्माण में हाँ जी कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। हाँ जी, 1 मोल क्लोरोबेंजीन, 2 मोल क्लोरल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, 2 मोल क्लोरोबेंजीन व 1 मोल क्लोरल का। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार हर कंपटीशन में आता रहता है। डीडीटी की बनाने की विधि एक ही है, ओनली फॉर एक विधि है, वो इस प्रकार से बनाते हैं। क्या लेंगे आप, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, हाँ जी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, क्लोरल के साथ में करवानी है, तो किसका निर्माण होगा, डीडीटी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपनी कौन, डीडीटी। हाँ जी, यदि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो कैसा है, जल में अविलीन रहेगा, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। दूसरी चीज, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। जैसे आज ग्रामीण इलाकों में काम में लिया जाता है डीडीटी को, जिसको बोलते हैं जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, आज उनको नष्ट करने के लिए जो सफेद रंग का पाउडर होता है वो कौन आपका डीडीटी है। कौन है, डीडीटी है। तो ये रंगहीन होता है, मतलब सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, और किस लिए ठोस होता है, ठीक है, जल में अल्प विलय होता है, बहुत कम होता है, और ये जैव निम्नीकृत नहीं होता है। आज बैक्टीरिया द्वारा इनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैव
अवयव निम्नलिखित नहीं है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हाँ जी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके कारण से सरकार ने इस पे क्या रखा है, बैन लगा रखा है। हाँ जी, इसको बेच नहीं सकते और नहीं हम खरीद सकते इसको, ठीक है। हाँ जी, क्यों नहीं खरीद सकते ये भी पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया कौन, डीडीटी। और पूछ ले जो डीडीटी है उसका यूज किस में करते हैं, जो डीडीटी है उसका यूज किस में करने वाले हैं हम, ठीक है। तो जो मक्खी मच्छर है, छोटे मोटे कीड़े वगैरह हैं, ठीक है, और खटमल वगैरह है, उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और फसलों में कीटनाशी के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। हाँ जी, दो रूप हो गए क्या, एक तो छोटे मोटे क्या जैसे मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, और खटमल वगैरह है, उनको नष्ट करने में, और फसलों में कीटनाशी के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। ये हम याद रखेंगे। तो इसके दो यूज हो चुके हैं, किसके, डीडीटी के हो गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो अपना आता है कौन, बीएचसी, ठीक है। तो देखिएगा BHC। हाँ जी, अगला जो पॉइंट अपना वो है BHC। हाँ जी, अब BHC के बारे में हमने 11th में बहुत पढ़ा है। हाँ जी, BHC का व्यापारिक नाम, ठीक है। हाँ जी, अब आप कमेंट करके बताएंगे BHC के कोई दो व्यापारिक नाम। हाँ जी, कमेंट करके बताएगा क्या। हाँ जी, BHC है, BHC है। हाँ जी, इसके नाम, हाँ जी, चलो फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं। ये इसका फॉर्मूला है, देखिएगा। हाँ जी, Cl Cl Cl, 6 Cl हैं, Cl Cl और Cl। हाँ जी, ये कौन है, BHC। नाम क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका नाम है, साधारण नाम है। हाँ जी, मैंने पूछा क्या आप कमेंट करके बताएंगे इसका जो सामान्य नाम है या व्यापारिक नाम है, दुकानों में किस नाम से मिलता है, ये आप बताने वाले हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं आप क्या, 6 क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, हेक्साक्लोरो। हाँ जी, साइक्लो चक्रीय संयोजन होगी तो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। हाँ जी, कमेंट करके बताना था आपको कि इसका जो नाम है। हाँ जी, बिल्कुल 2-3 लड़कों का आंसर आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले निशा का आया 666, चलो ठीक है मान के। इसका और भी नाम है। हाँ जी, और सुभाष नागर ने बताया 666 और लिंडेन, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये भी सही आंसर है, लिंडेन नाम है। हाँ जी, एक नाम और आ गया जो इसकी पूर्ति कर दी RS चौधरी ने, गेमेक्सिन, बिल्कुल सही आंसर आपका। हाँ जी, किरण सैनी ने भी सही आंसर दिया, गेमेक्सिन और लिंडेन, बिल्कुल सही। इसका मतलब आप पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं। सॉरी। हाँ जी, अब देखिएगा। हाँ जी, जो BHC है इसका व्यापारिक नाम देखिएगा क्या नाम है। हाँ जी, क्या क्या नाम है, देखो 666 बताया, बिल्कुल सही नाम है। 666 कैसे हुआ, इसका रीजन पढ़ेंगे हम। इसमें कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 6, क्लोरीन की संख्या भी 6 है, तो 6 6 6 और ये हो गया 666। इसके बाद में इसका नाम है, नेक्स्ट है लिंडेन। क्या नाम है, लिंडेन। इसके बाद में इसका जो नाम है वो नाम है गेमेक्सिन। क्या नाम है, गेमेक्सिन नाम है। तो इसका व्यापारिक नाम, दुकानों मतलब व्यवसायिक नाम ये है, इस नाम से मिलता है। जिसका IPC नाम होता है ये आप लिख के देंगे, ठीक है। और इसका सामान्य नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन की तरह दिखता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये याद रखेंगे। मतलब बेंजीन से कितने क्लोराइड जुड़े, 6 क्लोराइड, तब जाके किसका निर्माण हुआ है, BHC का निर्माण हुआ है। तो ये याद रखने वाले हैं आप। हाँ जी, अब देखिएगा बनाने की विधि। हाँ जी, हम BHC को कैसे बनाएंगे। हाँ जी, देखिएगा बिल्कुल इजी रिएक्शन है। हाँ जी, बेंजीन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए BHC को कैसे बनाने वाले हैं। तो बनाने की विधि देखिएगा। हाँ जी, सिंथेसिस मेथड, बनाने की विधि। तो देखो कैसे बनाएंगे बनाने की विधि को। आज हम यूं लिखने वाले हैं, बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, क्लोरीन के साथ करनी है। और यहाँ पे क्या लेना आपको, सूर्य का प्रकाश लेना है। तो यहाँ से जो पाइबंद है वो टूटकर सिग्मा बंध का निर्माण करने वाला है। क्या काम ने, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखिएगा ऐसे, ये अपनी बेंजीन है भाई, कौन है, बेंजीन। हाँ जी, यहाँ पे 3 मोल ले रहा हूं, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, C6H6Cl6 बनेगा। हाँ जी, देखो कैसे बनेगा,
यहां से यदि मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूं तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, श्योर है? हाँ जी। तो मैं इसको भी यहां पे लगा रहा हूं, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, ठीक है। अब Cl2 को तोड़ूं तो Cl2 ऐसे होता है, Cl2 एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, यहां पे क्या बना दो बॉन्ड, यहां पे क्या बना दो बॉन्ड। इसी प्रकार यहां से बॉन्ड टूटेगा, क्या जाएगा Cl, यहां से टूटेगा, क्या गया Cl और Cl। तो कितनी सेल काम आएगी? 2 2 4 और 2 6। एक पाई बंद टूटकर 2 सिग्मा बंद बन रही, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? हाँ जी, एडिशन रिएक्शन है या विलोपन अभिक्रिया है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। हाँ जी, विलोपन अभिक्रिया हुई या फिर एडिशन रिएक्शन हुई है? फटाफट आंसर दीजिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है या फिर हाँ जी एडिशन रिएक्शन है? देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। हाँ जी, तो इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम बेंजीन के विरह किसके साथ करवाएं? क्लोरीन के साथ करवाएं तो किसका निर्माण हो जाता है? BHC का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, कुछ कमेंट के लिए बोला था, किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। हाँ जी, फटाफट बताएगा कि ये एडिशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है। हाँ जी, फटाफट बताएगा। हाँ जी, पुराण विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया कैसे हो गई? पुराण एडिशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया की विपरीत है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है ये देखिएगा एक बार। हाँ जी, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, विलोपन में क्या होता है? विलोपन में क्या होता था? 2 सिग्मा बंद टूटकर एक पाई बंद बनता था, 2 सिग्मा बंद टूटकर एक पाई बंद का निर्माण, ये होती है विलोपन। जैसे सेजेप नियम पढ़ा होगा, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया, उसमें डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा था, एल्कीन का निर्माण हो रहा था, पता चल गया होगा। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाँ जी, एक पाई बंद टूटकर 2 सिग्मा बंद, एडिशन योग करना, एडिशन मतलब क्या है? योग करना। तो क्लोरीन का योग ही तो कर रहे हैं हम, बाहर निकाल नहीं रहे, योग कर रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन हो गई है। तो अपन पता चल गया होगा। हाँ जी, अभिषेक बिल्कुल सही है, हमेशा सही है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा जो BHC है, हाँ जी, वो अन्य एक समूहों का मिश्रण है। जैसे जो BHC इसकी बात करें जी, जैसे एल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। हाँ जी, आंशिक है, मतलब डेल्टा है, और यहाँ पे ईटा है, नीटा है, थीटा है। हाँ जी, इस प्रकार का क्या है? समूहों का मिश्रण है, समअवयवियों का क्या है? मिश्रण है। कौन? BHC, ठीक है। हाँ जी, BHC ये होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हाँ ईटा, नीटा, थीटा, ठीक है। इन समूहों का क्या होता है? मिश्रण होता है। और जिनमें इंपोर्टेंट कौन सा होता है वो देखिएगा, अल्फा, बीटा और गामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब सुनिएगा, हाँ जी, वेदन क्षमता पूछता है। क्या पूछता है? वेदन क्षमता। हाँ जी, बहुत बार आ गया है, जेट एग्जाम में भी आ चुका है। वेदन क्षमता, सबसे ज्यादा वेदने की क्षमता किस में है? वो जो BHC है ये तो सबको पता है किस काम में लेते हैं? कीटनाशी है, क्या है? कीटनाशी है। हाँ जी, तो इनमें सबसे ज्यादा वेदन क्षमता मतलब कीटों को सबसे ज्यादा मारने की क्षमता किस में होती है? तो गामा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गामा लिखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो वेदन क्षमता का जो क्रम है वो है अल्फा से ज्यादा वेदन क्षमता किसकी रहेगी? बीटा की रहेगी, और बीटा से ज्यादा किसकी रहेगी? गामा की रहेगी। तो ये किसका क्रम बन गया? हाँ जी, वेदन क्षमता का। यदि बाहर का पूछे मतलब वजन, सबसे ज्यादा वजन किस में है? तो सबसे ज्यादा वजन है अल्फा में, इससे कम बीटा में, इससे कम गामा में। हाँ जी, ये किसका क्रम बन गया अपना? हाँ जी, बाहर वजन सबसे, हाँ जी, हल्का कौन सा है? गामा। तो सबसे तेज किरण निकलेगी और ये सबसे जल्दी नष्ट करने वाला है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ठीक है। और इनमें हाँ जी जो प्रबल कीटनाशी है, हाँ जी, गामा 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 BHC, हाँ जी, सर्वाधिक क्रियाशील कीटनाशी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। गामा BHC है जो सर्वाधिक क्रियाशील कीटनाशी है, ठीक है। किसान वगैरह इसका यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? कीटनाशी। कीटों को मारने में काम इसको लिया जाता है। अब देखो खास बात क्या है, कितनी बढ़िया है, कीटों को मारते हैं, फिर भी हाँ जी सरकार ने इस पर क्या रखा है? बैन लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? हम ये चीज पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई मुख्य बातें इनसे संबंधित, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट बात है, जो BHC है और DDT है, हाँ जी, इन पर सरकार ने क्या लगा रखा है? बैन लगा रखा है। अब क्यों लगा रखा है ये देखेंगे आप। तो कौन सा? एक तो DDT पढ़ा हमने,
और कौन सा पढ़ा आपने, BHC पढ़ा है। हाँ जी, कौन सा BHC सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो गामा। हाँ जी, गामा BHC सर्वाधिक क्या होगा, हाँ जी क्रियाशील और प्रभावी होगा। हाँ जी, अब देखिएगा वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, वातावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले क्या कहा हमने, जो ये है कौन, DDT है, कौन DDT है, और जो BHC है, ये दोनों के दोनों क्या है, जैव अनिम्नीकृत है, जैव निम्नीकृत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैव अनिम्नीकृत है, दोनों के दोनों क्या है, जैव अनिम्नीकृत है। और जैव अनिम्नीकृत का मतलब क्या है, हाँ जी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, इनका अपघटन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। हाँ जी, प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी वस्तुओं का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ठीक है, जैसे चौंक है और चौंक को मिट्टी में दबा दिया तो थोड़े दिन के बाद में हाँ जी इसकी क्या हो जाएगी, ये क्षति हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास में चेयर है, कोई भी लकड़ी वगैरह है, मिट्टी में दबा दो, ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। आदमी को दबा दो, उसका भी क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। पशुओं को दबा दो, उसका भी क्या हो जाएगा, अपघटन। कपड़े दबा दो, सभी का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉलीमर्स और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनका अपघटन कई सालों तक ही नहीं होता है, 40-50 साल लग जाते हैं। और जो इनका अपघटन है DDT और BHC, इसका पूर्ण रूप से अपघटन होने में 40 साल लग जाते हैं। कितने साल, 40 साल। और ये तीव्र जहरीले हैं, क्या है, तीव्र जहरीले हैं, अत्यधिक विषैली प्रकृति के हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैव अनिम्नीकृत का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु वगैरह है, कवक वगैरह है, उनके द्वारा हाँ जी ये नष्ट नहीं होते। हाँ जी, वो इनको नष्ट नहीं कर सकते, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, इस कारण से ये क्या हो गया है, हाँ जी पूर्ण का था एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, वो तो हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या था हमने, जो DDT और BHC है, इन मुख्य इंपोर्टेंट क्या होगी, जैव अनिम्नीकृत है। क्यों है, हाँ जी देखिएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, इस कारण से क्या हो गए, हाँ जी जैव अनिम्नीकृत, मतलब निम्नीकृत का मतलब अपघटन होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा तो मृदा प्रदूषण फैलाते हैं, मृदा प्रदूषण, और नंबर 2 है जल प्रदूषण, सबसे एक बड़ा कारण। हाँ जी देखिएगा, एक तो मृदा प्रदूषण और एक कौन सा, जल प्रदूषण। अब देखो मृदा प्रदूषण तो कैसे, जैसे किसानों ने कीटों को नष्ट करने के लिए DDT व BHC का प्रयोग किया, DDT व BHC का किसानों ने कीटों को मारने के लिए कीटनाशक के रूप में हाँ जी क्या किया, प्रयुक्त किया है। ठीक है, कर दिया। इसके बाद में हाँ जी कुछ मात्रा में तो DDT और BHC का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। हाँ जी, वाष्पन भी हो जाता है। और कुछ मात्रा में हाँ जी जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और यहां से हाँ जी कमेंट था, हाँ बिल्कुल पूर्ण सही है। हाँ जी, इस पे बैन लगा हुआ है, बता दिया ये बात। ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ बैन लगाए हुए, ठीक है, मतलब 80 से पहले इस पे बैन लग गया था, 1980 से पहले ही। हाँ तो DDT और BHC इसकी बात कर रहे थे। तो बात करें मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब देखो मृदा प्रदूषण कैसे होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया, कीटों को नष्ट करने के लिए आज DDT व BHC का प्रयोग किया। ठीक है, और ये क्या हुआ, आज कुछ मात्रा में तो इनका ह्रास हो गया, वाष्पन हो गया। और आज जो बाकी मात्रा बच गई वो पेड़ पौधों में क्या हो गई, संचित हो गई। यदि बरसात आ गई, ठीक है, तो बरसात के मौसम के कारण से हाँ जी जो ये DDT और BHC है निचले संस्तरों में, मतलब जड़ों से भी नीचे चले गए। ठीक है, और जो हम जल पीते हैं उनके रूप में वापस बाहर आने लगे हैं। ठीक है, तो एक तो कौन सा होता है, मृदा प्रदूषण। अब ठीक है, मृदा प्रदूषित होगी और मृदा में कौन है, पेड़ पौधे हैं। कौन है, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों से जो स्रोत है हम ग्रहण करें, जैसे फल वगैरह है, गेहूं है, गेहूं खेती किया आपने और गेहूं आ गया, तो गेहूं के दाने में भी क्या पहुंच गया है, DDT और BHC पहुंच गया, लेकिन इसका अभी भी क्या नहीं हुआ है, अपघटन नहीं हुआ है, ये याद रखेंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, मृदा प्रदूषण। और मृदा प्रदूषण होने के कारण पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला आपका फूड चेन है वो क्या होगी, बिगड़ चुकी है। पूरे जितने भी आपने किसानों ने जिस खेती में जिन फसलों में ठीक है DDT और BHC का प्रयोग किया, वे सबकी सब फसलें क्या हो गई, जहरीली है हो चुकी हैं। ठीक है,
जिससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे शरीर केमिकली होने लगता है, क्षति होने लगती है शरीर की। और नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, अब यदि हाँ जी जो डीडीटी और बीएससी बरसात के कारण से जल स्तरों में बड़े बड़े नदी तालाबों इनमें पहुंच जाता है, फिर भी इनका अपघटन नहीं होता है, जिससे हाँ जी जो जलीय जीव है, ठीक है, समुद्री जीव है जैसे मछली वगैरह है, ठीक है, उनके तंत्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, डीडीटी व बीएससी। ठीक है, ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है आगे से आगे। ठीक है, और इनको अपघटन होने में कितने साल लग जाते हैं, 40 वर्ष लग जाता है। ठीक है, और इसके कारण से सरकार ने इस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी आदमी हाँ जी इनका व्यापार नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, नहीं इसको खरीद सकता है। ठीक है, क्यों नहीं खरीद सकता, पूछ लीजिए। सबसे बड़ा कारण डीडीटी व बीएससी पर बैन है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये जैव निम्नीकृत है, जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन इससे पहले सुनेगा आप लोग क्या, कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और इसी के साथ अपना लेक्चर भी क्या हो जाएगा, फिनिश, और जो लेसन है वो भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। सॉरी, हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन ये था अपना, एक तो था बेंजिल हैलाइड CH2X। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। ठीक है, एक आपके पास में एल्किल हैलाइड और एक आपके पास में कौन है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसमें SN1 रिएक्शन सबसे पहले कौन देगा, इनमें सबसे पहले SN1 रिएक्शन कौन देगा, बताएगा सर। AG चूर्ण का आंसर ये क्या कमेंट है अमीषा, सर AG चूर्ण का आंसर CH2OH ये अनस्टेबल है, लेकिन ताप देने पर HCOH का निर्माण होगा शायद। ये आपका कमेंट है ना, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा साफ लिखिएगा, स्पष्ट लिखिएगा। हाँ जी, अमीषा थोड़ा साफ लिखिएगा, क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, आगे कमेंट आ रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले अमीषा बता रही है क्या, कि जो SN1 रिएक्शन है वो बेंजिल हैलाइड देगा। हाँ जी, यहाँ से देखो बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है। बेंजिल हैलाइड है, बेंजिल हैलाइड है, ये अपना कौन है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, और ये आपका कौन है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। अब हमने कहा कि जो SN1 रिएक्शन है इन तीनों सबसे पहले कौन देगा। हाँ जी, और हमने इसका क्रम भी लिखाया था, आपको याद हो तो सबसे पहले है अमीषा है, नितिन है, राजू यादव है, पूरण है, 1 2 3, अर्पणा है, 1 है, सुभाष नगर, मतलब सबका आंसर लगभग एक आ रहा है, सबका आंसर एक आ रहा है। हाँ, अब देखो कारण समझेगा कि ये जो है बेंजिल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी देता है, क्यों, तो यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो क्रम तो ये लिख सकते हैं, क्रियाशीलता का क्रम। हाँ जी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है इसके लिए ये क्रम बन चुका है। हाँ जी, SN1 अभिक्रिया के लिए ये क्रम बन चुका है, सबसे ज्यादा देगा बेंजिल हैलाइड। अब क्यों देगा इसका कारण पढ़ेंगे, तो देखो क्वेश्चन से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेंजिल हैलाइड, हाँ जी बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, हाँ जी, एक कारणों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, या सीधा लिख दीजिएगा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होता है, क्यों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों, होते हैं क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा ये सबसे ज्यादा हाँ जी क्रियाशील है कौन सी विक्रियाओं के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रति, क्योंकि बेंजिल हैलाइड से हाँ जी बेंजिल कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। हाँ जी, नाभिक स्नेही कौन सा, सुनिएगा, नाभिक स्नेही किसको मान रहे हैं, एक नाभिक स्नेही हट जाए दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ जाए, ये तो था ना। ठीक है, यहां से कौन निकल जाए, X माइनस, तो यहां पे क्या बच गया, प्लस, तो एक नाभिक स्नेही हट रहा है दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ जाए।
कौन सी रिएक्शन होगी? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो जब ये X माइनस में नाभिक स्नेह बाहर निकलेगा तो किसका निर्माण हो गया रहा? बेंजिल कार्बोनियम आयन का। ये बेंजिल और ये कार्बोनियम आयन, इसका निर्माण हो गया और इसमें रेजोनेंस होने के कारण ये क्या हो गया है? स्टेबल हो चुका है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप। हाँ जी, तो यहाँ से इस ऑर्डर को मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखिएगा जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, आंसर ये लिख देंगे, क्या था? बेंजिल, हाँ जी, बेंजिल हेलाइड, बेंजिल हेलाइड से, हाँ जी, बेंजिल कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। बेंजिल कार्बोनियम आयन का, बेंजिल कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन का निर्माण होने पर, हाँ जी, इसमें अनुनाद होने के कारण यह अधिक स्थायी होता है। यह अधिक स्थायी होता है। स्थायी कौन? बेंजिल कार्बोनियम आयन की बात कर रहा है। स्थायी होता है। इस कारण से जो बेंजिल हेलाइड है, हाँ जी, जो बेंजिल हेलाइड अधिक क्रियाशील हो जाता है। बेंजिल हेलाइड अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील, हाँ जी, होता है। हाँ, ये इसका आंसर आ गया है, जिसको हम अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ से X बाहर निकला है नाभिक स्नेह, ठीक है, तो ये किसका निर्माण हो गया? बेंजिल कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अनुनाद, और अनुनाद होने के कारण ये क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इस कारण से ये क्या है? बेंजिल हेलाइड क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो हम इसको जो समझेंगे वो अनुनाद द्वारा। तो ये भी पूछ सकता है बेंजिल कार्बोनियम आयन में अनुनाद दीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा, हाँ जी, रेजोनेंस CH2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें रेजोनेंस देखिएगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कमी है तो बेंजीन इसको, हाँ जी, पाई बॉन्ड प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहाँ रहा है तो इसका तो चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। इसके पास कमी हो जाएगी तो इसको मैं यूं लिखूंगा, हाँ जी, डबल बॉन्ड क्या लिखूँ? CH2। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, ये यथावत है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। तो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर कमी आ गई, इसको उठाकर यहाँ सेट कर दो। तो देखिएगा जो अगली संरचना है वो यू बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2, हाँ जी, यथावत है। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसके पास कमी आ गई पैरा पोजीशन पे, तो इसको उठाकर यहाँ सेट कर दो, यहाँ कमी आ जाएगी। तो इससे जो अगली संरचना बनेगी वो यूं बना सकते हैं, हाँ जी, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब देखिएगा ये बॉन्ड वापस यहाँ सकता है, तो पहले जैसी संरचना बन जाएगी अपने पास में, हाँ जी, जिसको हम यूं लिखेंगे CH2 और कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड। हाँ, इस प्रकार से हम किसका निर्माण कर लेते हैं? बेंजिल कार्बोनियम आयन। और इसका जो अनुनाद संकर है वो यूं लिख सकते हैं, हाँ जी, आंशिक द्विबंध, यहाँ पे कौन है? CH2 है, हाँ जी, और कौन सा चार्ज आया है? प्लस चार्ज है। और बेंजीन के चारों तरफ भी कौन सा चार्ज आया है? प्लस चार्ज आया है। तो इतना तो आप काम में लेंगे। ये होगी कौन? बेंजिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन की अनुनादी संरचना है, हाँ जी, ये हो गया साहब। तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्या? जो बेंजिल हेलाइड है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक देते हैं, और हमने इसका कारण भी लिखा दिया है, ठीक है। और जो ऐसा नमूना अभिक्रिया पड़ी थी उस टाइम उसका ऑर्डर भी बनाया था हमने, ठीक है। तो वो हो जाएगा बेंजिल हेलाइड से किसका निर्माण होता है? बेंजिल कार्बोनियम आयन। और इसमें अनुनाद होने के कारण ये क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इसके कारण से जो बेंजिल हेलाइड है वो क्या होता है? क्रियाशील है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बेंजिल कार्बोनियम आयन की अनुनादी संरचना दीजिए। तो ये आपको 5 संरचनाएं बनानी है। संरचना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 संरचना आपको बनानी है। और इन्हीं संरचनाओं के कारण से जो बेंजिल हेलाइड है वो अधिक क्या होता है? स्टेबल होता है। इस कारण से ये क्या हो गया? जो बेंजिल हेलाइड है वो ऐसा नमूना अभिक्रिया के प्रति क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। एक कमेंट था सर, जब हाइड्रोफोम के साथ रिएक्शन एजेनो3 सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो CH2OH का निर्माण होता है, लेकिन ये अनस्टेबल है, लेकिन ताप देने पर ना
सही नहीं है, एक कमेंट आपका सही नहीं है। एक बार फिर से रिएक्शन कर लीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो चैप्टर था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी भी यदि आपको डाउट है किसी पॉइंट में, टॉपिक में, तो आप जरूर से लेक्चर के नीचे आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। कल नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।